न्यूज़ 18 इंडिया। कबीरदास जी का एक बहुत ही मशहूर दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। लेकिन आज की राजनीति में खुलकर जाति की राजनीति की जा रही है। संविधान की भावना और संविधान निर्माता अंबेडकर जातियों को खत्म करके समता मूलक समाज पर जोर देते हैं, लेकिन चुनाव के पहले वोट बैंक की छीना झपटी के लिए खुल्लम खुल्ला कास्ट पॉलिटिक्स भी की जा रही है। कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को निजी तौर पर निशाना बना रहे हैं। भैया ये जो आपका प्रधानमंत्री है, इसने पूरे देश को झूठ बोला कि ये पिछड़े वर्ग का है। ये तो पिछड़े वर्ग का पैदा नहीं हुआ था, ये तो जनरल कास्ट का आदमी है। ये पूरे ओबीसी वर्ग को झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हर बीजेपी के कार्यकर्ता को ये बताना, ओके? मोदी की जाति ने कांग्रेस पार्टी को बहुत परेशान कर दिया है। इसकी वजह समझने के लिए आपको 2009 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को समझना पड़ेगा। साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 22% ओबीसी वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी को 24% वोट मिले थे, जबकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 34% ओबीसी वोट मिले और कांग्रेस पार्टी को 15% ओबीसी वोट मिले। और इसी तरह आगे 2019 के चुनाव में भी बीजेपी का आंकड़ा और बेहतर हो गया। 2019 में बीजेपी को 44% ओबीसी वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 15% ओबीसी वोट से ही संतोष करना पड़ा था। यहाँ तक कि क्षेत्रीय पार्टियों का ओबीसी वोट भी लगातार घटता चला गया। 2009 में लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों को 54% ओबीसी वोट मिले थे, जबकि साल 2014 में क्षेत्रीय पार्टियों को सिर्फ 51% ओबीसी वोट मिले और 2019 में तो ये आंकड़ा घटकर 41% तक रह गया। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी और क्षेत्रीय दलों के ओबीसी वोट बैंक को बहुत तगड़ा और बहुत गहरा झटका लगा है और यही वजह है कि राहुल गांधी ये साबित करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी दरअसल ओबीसी कास्ट से आते ही नहीं हैं। सच्चाई क्या है? इस विवाद में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए हमारे पास सरकारी दस्तावेज हैं, जिससे हम आगे इस पूरे मामले की सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल लोकसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दलों की तरफ से लगातार ये मुद्दा उठाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ओबीसी और SC/ST वर्ग के नेताओं को प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है। इसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना उदाहरण दे दिया और यही बात पूरे विपक्ष को बहुत ज्यादा चुभ गई। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहाँ है, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। कहाँ आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। दरअसल
बीजेपी ने लगातार ओबीसी वोट को लेकर के बहुत मजबूत घेराबंदी की है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई विश्लेषकों का ये दावा है कि इसका असर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की रणनीति के हिसाब से उत्तर प्रदेश और बिहार में अखिलेश और तेजस्वी के यादव वोट बैंक में सेंधमारी करना बेहद जरूरी है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में यादव वोट बैंक का लगभग 10% होने का दावा किया जाता है। ऐसे में मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, अगर उनका प्रभाव हुआ और 2-2% भी यादव वोट बैंक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर खिसक जाते हैं, तो इससे बीजेपी की रणनीति के मुताबिक उससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनावी हार ने एक बार फिर उसे अपनी रणनीति पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है और इसीलिए बहुत ही चतुराई के साथ कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति को मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी इसमें लीड रोल निभा रहे हैं, लेकिन जो दावे राहुल गांधी ने किए हैं उसको बीजेपी ने खारिज कर दिया है। राहुल गांधी को देश ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया। हताशा में वो बेबुनियाद बातें करते रहते हैं। मोदी जी को देश के गरीब अपना नेता मानते हैं, मोदी जी को देश के ओबीसी अपना नेता मानते हैं। वो बोलते रहे हताशा में। बेबुनियाद शर्मनाक आरोपों का जवाब दे करके मैं राहुल गांधी को सम्मान नहीं देना चाहता। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मोदघाची जाति से आते हैं। मोदघाची जाति गुजरात सरकार की सूची में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के रूप में शामिल है। गुजरात में एक सर्वे के बाद मंडल आयोग ने सूचकांक 91A के तहत ओबीसी की एक सूची तैयार की, जिसमें मोदघाची जाति शामिल थी। भारत सरकार की गुजरात के लिए 105 ओबीसी जातियों की सूची में मोदघाची को भी शामिल किया गया है और तब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी ने राहुल गांधी को भी ये याद दिलाया कि मोदघाची जाति को ओबीसी की सूची में शामिल करने की अधिसूचना 25 जुलाई 1994 को जारी की गई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में कांग्रेस का ही शासन था। बीजेपी की तरफ से 27 अक्टूबर 1999 की उस अधिसूचना को भी जारी किया गया, जिसके पेज नंबर 3 पर मोदघाची जाति का जिक्र भी है, जिसमें गुजरात राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में मोदघाची जाति के बारे में लिखा गया है। SC, ST, OBC उनको बड़ी भागीदारी लेने में कांग्रेस और साथियों को हमेशा परेशानी रही है। एनडीए के अंदर हमने 10 साल काम करने का मौका मिला। हमने पहले दलित को और अब आदिवासी को, हमने हमेशा हमारी प्राथमिकता क्या है सब अगर प्रधानमंत्री मोदी के जाति के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी बार बार उठाती है तो क्या यह माना जाए कि कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी, क्योंकि बार बार इस मुद्दे को जितना उठाया जाएगा बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक उतना ही मजबूत होता जाएगा। बीजेपी ने गठबंधन के माध्यम से भी पिछड़े वोट बैंक को जोड़ने का जबरदस्त प्रयास किया है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा अब बीजेपी के साथ हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले नीतीश के पाले में चले गए थे, फिर नीतीश से पहले ही बीजेपी के साथ नजर आने लगे और अब तो नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ हैं। नीतीश कुमार ने ही राम मंदिर, ज्ञानवापी और मथुरा के कमंडल वाले मुद्दे को पीछे हटाने के लिए मंडल वाली जाति जनगणना की मुहिम चलाई। नीतीश को उम्मीद थी कि बीजेपी के मुद्दे के खिलाफ जिस तरह का एजेंडा सेट किया गया है, कांग्रेस पार्टी उनको तवज्जो देगी, लेकिन जब गठबंधन में उनको संयोजक का पद नहीं मिला तो उन्हें निराशा हुई और अब नीतीश बीजेपी के साथ खड़े हो चुके हैं। अब नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की है और आश्वासन भी दिया कि अब वो पलटी नहीं मारेंगे। अरे पहले जहाँ थे, अरे भैया नीचे कीजिए, नीचे करो, बिटू नीचे करो, नीचे कर दे। उधर ही हो गए, अब सब दिन के लिए परमानेंट उधर ही रहेंगे, इसलिए बहुत अच्छा।
बीजेपी की तैयारी और जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस से बहुत बेहतर नजर आता है। लोकसभा में 131 आरक्षित सीटें हैं। देश के अंदर 84 अनुसूचित जाति की सीटें हैं और देश में 47 अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें हैं। साल 2019 में बीजेपी ने चुनाव में 131 में से 77 आरक्षित सीटों को जीतकर नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी और इसके बाद कांग्रेस पार्टी का नंबर आता है जो सिर्फ 9 आरक्षित सीटें ही जीत पाई थी। इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि आरक्षित वर्ग पर अब बीजेपी की पकड़ कितनी मजबूत हो चुकी है। अब की बार 400 के पार के नारे के साथ बीजेपी चुनाव में उतर रही है। मोदी लहर के बाद राम लहर और अब शिव और श्याम लहर की बात तक होने लगी है। अयोध्या में बीती 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जो तस्वीर नजर आई वो यकीनन भव्य रही। 1 फरवरी को तड़के सुबह ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा शुरू हो गई। कोर्ट से लाक्षागृह का मालिकाना हक हिंदुओं को मिल चुका है। अब यूपी की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या, नंदी महाराज और कन्हैया की बात कर ट्रिपल लहर वाले इलेक्शन का एजेंडा भी सेट कर दिया। शिवलहर अयोध्या के लिए और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा। रामलहर नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। श्याम लहर हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो कहा वो जंगल की आग की तरह शहर शहर गांव-गांव तक फैल गया है। पहले राम, फिर महादेव, महादेव के बाद मुरारी। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने महाभारत का प्रसंग सुनाया, जिसके बाद नई सियासी महाभारत शुरू हो गई है। तो ये तय करना कौन पांडव है कौन कौरव है, अभी ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है कौन कौरव है। और अगर हम संख्या बल पे जाएं तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो पहले ये तो तय हो जाए कि कौरव कौन है पांडव कौन है। मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी कि क्या योगी आदित्यनाथ जी ने संविधान की शपथ नहीं ली है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि मुख्यमंत्री पद पर बैठ करके ऐसे बात करते हैं। इसी सदन ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया कि 1947 के बाद 47 में जो स्थिति जिस धार्मिक स्थल की थी वो धार्मिक स्थल उसी स्थिति। प्राण प्रतिष्ठा करके ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निष्प्राण हो चुके हैं, निर्जीव हो चुके हैं, प्राण रहित हैं। इसलिए हम उनमें प्राण डाल करके फिर से जीवन दे रहे हैं। भगवान राम को भी प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से साबित करना चाहते हैं कि हम राम से बड़े हैं, क्योंकि हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, हम उनको नया जीवन दे रहे हैं, हम फिर से उनके अंदर जीवन भर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये मजाक नहीं तो क्या है। चौक चौराहों पर चर्चा है 3 लहर और यूपी की 80 सीटें कवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म की भविष्यवाणी की। मई 2024 में बीजेपी 370 सीटों पर कमल खिलाएगी, एनडीए 400 सीटें लेकर आएगी। संसद में प्रधानमंत्री ने विजय का विजन बता दिया, तो यूपी की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने 80 सीटों पर विजय का सीधा रास्ता बताया। लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला।
दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं। योगी आदित्यनाथ ने 4 मिनट 21 सेकंड में मुस्लिम भाइयों को डायरेक्ट पैगाम भेजा। योगी का एजेंडा 100% क्लियर है। मुस्लिम भाई काशी और मथुरा छोड़ दें, बाकी धर्म स्थानों पर कोई दावा नहीं होगा। हिंदू अब नहीं गिड़गिड़ाएंगे। मुसलमानों को जिद छोड़नी चाहिए। अयोध्या के साथ 500 सालों तक अन्याय हुआ, मथुरा और काशी के साथ अन्याय नहीं चलेगा। कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं? पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, हमें तो सिर्फ 3 चाहिए। अयोध्या का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी कविता का एक अंश पढ़ा। ये अंश महाभारत से जुड़ा है। प्रसन्न युद्ध के पहले का है, जब कृष्ण कौरवों के सामने शांति का संदेश लेकर पहुंचते हैं और 5 गांव देने की बात करते हैं, लेकिन दुर्योधन उस पर भी तैयार नहीं होते। दुर्योधन ने कहा था, सुच्याग्रम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, यानी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं, एक कृष्ण युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। तो महाभारत का युद्ध तो होना ही होना था। क्या हुआ? पूरा कौरव पक्ष से ही स्वाहा हो गया, समाप्त। सवाल है, राम मंदिर का जिक्र करते हुए योगी ने महाभारत का प्रसंग क्यों सुनाया? क्या उत्तर प्रदेश की पूरी पॉलिटिक्स बदलने वाली है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ? आखिर क्यों योगी ने ओपन ऑफर दे दिया? क्या ये सुझाव वर्ग विशेष को कबूल है? अब आगे ज्ञानवापी है, उसके आगे मथुरा है, फिर ताजमहल है, कुतुब मीनार है, इस तरह से 3000 मस्जिदें टारगेट हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? क्या हम ये लोगों को एहसास नहीं कि इन चीज़ों से देश कितना कमज़ोर होगा? योगी आदित्यनाथ मौजूद थे वहाँ, वो उनसे मांगे थे और उनको डिसाइड करने के लिए बोला था कि आप ही डिसाइड कीजिए, मुझे जो 5 गांव चाहिए तो इसमें 3 गांव आप दे दीजिए और आप ही सिलेक्ट कीजिए, आप अपने हिसाब से चयन कीजिए, ऐसा बोला था। ये नहीं है, बिल्कुल उनका एक डार्टी पॉलिटिक्स है और सिर्फ ये एक मुद्दा बनाना चाहते हैं। योगी जी का एक बयान सदन में दिया हुआ नज़र से गुजरा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों से 3 स्थान मांगे हैं, अगर दे देते तो अच्छा था। दुर्योधन ने 5 गांव मांगे थे, फिर जो कुछ हुआ सबने देखा। इसका मतलब ये हुआ कि ये साफ खुली धमकी है कि अगर मुसलमान अपनी रजामंदी से इन 3 जगहों को हमें नहीं देते हैं तो हमें फिर ज़बरदस्ती लेना भी आता है। ये संविधान के खिलाफ है। परसों की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या केस में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बहुत ही धूमधाम से पूरी हुई। ज्ञान वापी का केस कोर्ट में है। व्यास तहखाने को लेकर कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गए हैं। नंदी की प्रतीक्षा का एक चरण पूरा हो चुका है। आगे भी हिंदू पक्ष को अदालती जीत मिलती दिख रही है। काशी के साथ साथ मथुरा का भी केस कोर्ट में है। 5 गांव मांगे थे और उसके नहीं देने पर महाभारत हुआ बेकार में, और 3 गांव दे दो तो 3 मंदिर मांग रहे थे। 3 मंदिर हैं और इसमें सबूत और प्रमाण प्रत्यक्ष सब कुछ है, दे देना चाहिए। मैं तो खुद भी ये निवेदन करूंगा हमारे पूरे मुस्लिम समाज से, उदारता पूर्वक कह देना चाहिए इनको तीनों को तुम संभाल लो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में काशी मथुरा का जिक्र किया तो विधानसभा के बाहर अखिलेश यादव ने उन पर पलटवार किया। मोदी लहर में 2014 में यूपी में एनडीए को यूपी की 80 में से 73 सीटें मिली। 2019 के चुनाव में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के चलते एनडीए को कुछ नुकसान हुआ। बीजेपी गठबंधन 80 सीटों में से सिर्फ 64 सीटें ही जीत सका था। लेकिन इस बार एसपी बीएसपी का गठबंधन टूट चुका है। आरएलडी के जयंत चौधरी के रूप में एनडीए की तरफ से नया अलायंस पार्टनर तलाशा जा रहा है। बीजेपी यूपी में सीधे 80 सीटों पर टारगेट कर रही है। जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने के पीछे की कहानी 100% शुद्ध राजनीतिक है। अगर जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वेस्टर्न यूपी की सीटों पर मुसलमान और जाटों का गठजोड़ होता है। यहाँ जाट वोटर करीब 20% और मुस्लिम वोटर 30 से 40% हैं। लेकिन जयंत के एनडीए में आने पर ये गठजोड़ टूटने वाला है, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल सकता है।
उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को लेकर बीजेपी को बहुत जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। चर्चा है कि जयंत चौधरी के आरएलडी और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। यानी 2024 के महामुकाबले के पहले एनडीए की ताकत बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ टीम विपक्ष में एक के बाद एक बुरी खबरों का दौर जारी है। शरद पवार के हाथों से अब पार्टी का नाम और निशान ऑफिशियली छिन चुका है। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने पेशी का ऑर्डर सुना दिया है और हेमंत सोरेन पहले से ही ईडी की गिरफ्त में है।